हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मेसी बैक सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे इस वीडियो में। हम सारे के सारे पांचों यूनिट के वेरी शॉर्ट कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा और जो एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको इन्हीं में से मिलेंगे, कम से कम 7 तो इसी में से मिलेंगे आपको। ठीक है, 10 में से। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कशन करेंगे हम अच्छे से सिंपल वे में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन मेटल आयन इंडिकेटर, है ना। नाम से ही पता लग रहा है मेटल आयन। ये इंडिकेटर कौन सा होगा? मेटल आयन का इंडिकेटर है। तो मेटल आयन इंडिकेटर जो है एक सब्सटेंस है जो यूज किया जाता है किसमें? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में। ठीक है, जिसका काम क्या होता है? चेंज करना कलर को। कब? जब वो फ्री मेटल आयंस को बाउंड करे। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? दे वर्क बाय फॉर्मिंग अ मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। ये काम कैसे करते हैं? अब कैसे फॉर्म करते हैं ये मेटल आयन इंडिकेटर को, कॉम्प्लेक्स को, किसके? मेटल के, और इंडिकेटर के कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। इस तरह से वर्क करते हैं। डेट इज डिफरेंट कलर फ्रॉम इंडिकेटर। किससे फ्री फ्रॉम होता है? इंडिकेटर से। टू डिटेक्ट एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन, जिससे कि हम डिटेक्ट कर पाते हैं टाइट्रेशन का एंड पॉइंट। ठीक है, यानी ये फॉर्म करता है मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स को, जो क्या होता है? एक डिफरेंट कलर फ्री फ्रॉम है किससे? इंडिकेटर से। एक अलग कलर देता है जो इंडिकेटर से फ्री है, फ्रीली है, उसका कलर नहीं है, वो एक अलग कलर देगा और डिटेक्ट करता है हमारे एंड पॉइंट को। एग्जाम्पल के तौर पे हो गया इरिक्रोम ब्लैक टी, जिसे शॉर्ट में ईबीटी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? हमारा मेटल आयन इंडिकेटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की डेफिनेशन लिखनी है एग्जाम्पल के साथ। तो एक्यूरेसी क्या होती है? तो एक्यूरेसी एक क्लोजनेस होती है किसी मेजर की या मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू को। अब इसे समझेंगे कैसे होती है। यानी एक नज़दीक नंबर है किसी माप का, हिंदी में कहते हैं ना माप, मेजरमेंट को। ठीक है, कुछ चीज़ हमने मापी है तो उसका बिल्कुल क्लोज नंबर है। जैसे माना कि 5 सेंटीमीटर ट्रू वैल्यू है ना, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक लाइन है वो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जब हम स्केल से इसे मेजर करते हैं तो ये कितनी बैठती है? 4.9 सेंटीमीटर बैठती है। तो ये 4.9 जो है एक्यूरेट वैल्यू है, यानी एक्यूरेट है लगभग इसके। ठीक है, तो ये हो गई उसकी एक्यूरेसी। 4.8 होगा तो कम एक्यूरेट होगी वो 4.9 से। ठीक है, इस तरह से। अब प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन एक क्लोजनेस, ये भी एक करीब संख्या है जो रिपीट होती है। ठीक है, माना हमने किसी टाइट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें 4 से 5 रीडिंग ले ली। ठीक है, एक 27 आई, है ना, एक 28 आई, तीसरी भी 27 आई, चौथी 29 आई। तो रिपीट कौन सी हो रही है? 27। ठीक है, तो ये क्या हो गई यहाँ पे? प्रिसाइज वैल्यू हो गई, तो ये होगा प्रिसीजन। ठीक है, या फिर क्या हो, हम इनका एवरेज लें। ठीक है, और 4 है ये, ऑब्जर्वेशन 4 से डिवाइड कर दें, जो नंबर आएगा वो होगी हमारी प्रिसाइज्ड वैल्यू। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे कि हम ऐसे करा रहे हैं, यानी टेस्ट कर रहे हैं किसका? पैरासीटामोल टैबलेट का, जिस पर ये क्लेम किया गया है कि 500 mg यहाँ इसमें क्या है? पैरासीटामोल है। ठीक, अब एक्यूरेसी कैसे देखेंगे इसमें? जो मेजर वैल्यू है, जो हमने मापी वैल्यू, वो कितनी आई? 498 आई, 498 मिलीग्राम आई। ठीक है, तो इसमें एक्यूरेसी कितनी होगी? क्योंकि क्लेम करा 500 mg, तो एक्यूरेसी जब परसेंटेज निकालेंगे हम तो 99.6 आई है इसकी एक्यूरेसी परसेंट। ठीक है, तो ये क्लोज हो गई किसके? 500 mg के। इस तरह से बोलेंगे इसे एक्यूरेट वैल्यू, या जो प्रोसेस होगा उसे बोलेंगे एक्यूरेसी। ठीक है, प्रिसीजन का एग्जांपल इसी तरह से, जैसे हमने टेस्ट किए, रिपीट टेस्ट किए, एक की वैल्यू इतनी आई 497, एक की 498, एक फिर तीसरे की 498,
उसकी भी है, और 496 mg। तो इसमें रिपीट वैल्यू कौन सी है? 498। तो ये हो गई प्रिसाइज वैल्यू, है ना, और ये प्रोसेस हो गया प्रिसीजन। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है? फॉर्मूला बताओ ईडीटीए का, है ना। ईडीटीए सबसे पहले है क्या? ये ईडीटीए इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड है। ठीक है, इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है। अब इसका फॉर्मूला जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C10H16N2O8। C10 का मतलब 10 एटम है कार्बन के, और H16 का मतलब 16 एटम है हाइड्रोजन के, N2 का मतलब 2 एटम नाइट्रोजन के, और 8 एटम ऑक्सीजन के। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर भी है इसका। ठीक है, यही बना के आना, यही भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी साथ में लिख के आना। अब ये ईडीटीए क्या काम करता है? ईडीटीए चिलेटिंग एजेंट है, जो किस में यूज़ किया जाता है? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज़ किया जाता है ना। चिलेट्स फॉर्म करता है, इसलिए इसे चिलेटिंग एजेंट्स कहते हैं, यानी जुड़ता है। ठीक है, अब फोर्थ में क्या है? कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 0.1 मल्टीप्लाई 0.2 एंड 0. अपॉन 0.2 अप टू 3 डेसिमल डिजिट। यहाँ पर क्या करना है? हमें कैलकुलेट बताना है कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें और इसमें, और कब तक बताना है? 3 डेसिमल डिजिट तक बताना। सबसे पहले क्या करेंगे? 0.1 मल्टीप्लाई 0.2 उठाया हमने, ठीक है, उठा लिया। अब क्या करेंगे? 0.1 मल्टीप्लाई 0.2 करके क्या आ रहा? 0.02 आ रहा। अब देखो 0.1 में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, 1 ही मानी जाएगी बस ये। इसमें 0.2 में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 है जो, ठीक है, तो इसमें भी एक, इसमें भी एक। जब हमने इसकी मल्टीप्लाई करी तो 0.02 आया। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें है 1, इसमें भी 1 आई है, 2 ही है। इधर के 0 काउंट नहीं करे जाते सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, अब हमसे पूछा 3 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, तो 3 डेसिमल प्लेस तक क्या होगा? ये, ठीक, ये 1 0 एक्स्ट्रा हो गया, इसमें से कट कर देना। ठीक, तो 3 डेसिमल प्लेस तक कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई ये भी लिखना है आपको, लिख देना। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लिख देना कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई 3 डेसिमल प्लेस तक। यहाँ पर 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, आप फुल फॉर्म में लिख देना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया 2 सिग्निफिकेंट फिगर। और इसकी भी दिखा देना कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी इसमें, 1। इसकी सिग्निफिकेंट फिगर इसकी ब्रैकेट में लिख देना नीचे, और अच्छा लगेगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अब 0.1 डिवाइड बाय 0.2, इसे, इसमें भी 1 है, सिग्निफिकेंट फिगर जो 1 है वो एक ही है। 0.2 2 एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, जब हम इसकी डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। अब 0.5 आ गया, इसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक, अब जो ये है 3 डेसिमल प्लेस तक पूछा हमसे, तो 3 डेसिमल प्लेस तक जब करेंगे इसे हम, तो 500 आएगा। 0.500 500 जो है, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी? सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल्स टू 3। यही आंसर होगा इसका, सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा इसका, लिख देना, मैं बता रहा हूँ इसमें रह गया है। इसमें कितनी होंगी सिग्निफिकेंट फिगर? 1 0 कट होगा इसका, ठीक है, 2, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस तक पूछा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, डिफाइन खोलरॉच लॉ। ठीक है, खोलरॉच लॉ क्या है देखते हैं। अब देखो, हम सॉल्यूशन बना रहे हैं कोई भी, ठीक है, हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आपने प्रैक्टिकल करे होंगे बहुत सारे, ठीक है, जिसमें सॉल्यूशन बनाए होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है, जब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हमें एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर देखना है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है हमने, पता नहीं है कितना डाइल्यूशन कर दिया, कितना उसे डाइल्यूट कर दिया किसी एक चीज़ को। जैसे दूध है, उसमें पानी डालने हैं, पानी डालते गए कहाँ तक उसे डाइल्यूट कर दिया, पतला कर दिया, वो हमें पता नहीं है, वो हो गया डाइल्यूशन। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा? जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, क्या होगी? मोलर कंडक्टिविटी होगी, ब्रैकेट में दिया है इसमें, ऑफ ऑल आयंस फ्रॉम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से सभी आयंस की, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की, उसे हम क्या लिख सकेंगे? उसे लिख सकेंगे सम ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स इंडिविजुअल आयंस, यानी कैटायन का सम और एनायन का सम।
कैटायन की क्या नाम है, कंडक्टिविटी का सम प्लस एनायन की कंडक्टिविटी का सम। तो सिंपल ये लिखा है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ इनफाइनाइट या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड अनायन ईच मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट। अब देखो ये हो गया हमारा क्या, मोलर कंडक्टिविटी हो गई है इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। अब इक्वल टू क्या है, ये क्या है, कोफिशिएंट है इसके, ठीक है, जितने मोल्स प्रेजेंट होंगे उतनी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 प्रेजेंट हो तो 2 मल्टीप्लाई, फिर मोलर कंडक्टिविटी लिखेंगे, ठीक, किसकी, प्लस का साइन होता है कैटायन का, ठीक, और माइनस का साइन एनायन का, फिर एनायन की, इसी तरह से लिखेंगे, ठीक। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है NH4OH, है ना, इसमें जो कोफिशिएंट है 1 है, ठीक है, दोनों का ही 1 है, कैटायन का ही 1 है, एनायन का ही 1 है, ठीक है। NH4 प्लस है, इसका भी 1 है, और किसमें टूटेगा है, OH माइनस में, तो इसका भी कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई जितना भी होगा इसका ठीक है कंडक्टेंस, प्लस 1 मल्टीप्लाई इसका जितना भी कंडक्टेंस होगा, इस तरह से निकाल सकते हैं हम, ठीक है, पूरा ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी, ठीक। तो इसमें लिखा सिंस बताया है NH4 आयन प्रेजेंट फॉर ईच OH आयन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, ये बताता है एक मोल जो है NH4 आयन का, NH4 प्लस आयन का, वो प्रेजेंट है किसमें, OH माइनस आयन में, केवल एक, दोनों तरफ एक एक है, ठीक है। OH माइनस आयन में एक मोल प्रेजेंट है किसका, NH4 प्लस का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन डाइजेशन एंड ओस्टवाल्ड राइपनिंग। अब देखो डाइजेशन, ये वो वाला डाइजेशन नहीं है बायोलॉजी वाला, ठीक है, ये डाइजेशन में यहाँ क्या मतलब होता है, breaking down a solid drug sample into a liquid so we can measure drug properly, ठीक है। तो इस डाइजेशन का मतलब है कि तोड़ देना सॉलिड ड्रग्स को, किसमें, सॉलिड ड्रग के सैंपल को लिक्विड में, जिससे कि हम प्रॉपरली मेजरमेंट कर सकें, ड्रग का नाप सकें, उसकी क्वांटिटी का पता लगा सकें, ठीक है, सिंपली डाइजेशन है। ओस्टवाल राइपनिंग क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, जब प्रेसिपिटेशन होता है तो स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्लोली डिजोल्व होते हैं स्लोली डिजोल्व होंगे। सबसे पहले हम कोई डिजोल्यूशन करेंगे, प्रेसिपिटेशन को छोड़ो, ठीक है, अगर डिजोल्यूशन करेंगे हम तो स्लोली डिजोल्व होंगे एंड रीडिपोजिट ऑन टू लार्ज पार्टिकल, और जो लार्ज पार्टिकल होंगे उस पर दोबारा से डिपॉजिट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, और रिड्यूस हो जाएगी सरफेस एनर्जी। ये प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस है इसे कहेंगे ओस्टवाल्ड राइपनिंग, ठीक है। एग्जांपल दे रखा है इन्होंने इसका ओस्टवाल्ड राइपनिंग का, इन अ लिक्विड मेडिसिन सस्पेंशन, है ना, लिक्विड मेडिसिन सस्पेंशन है हमारे पास, तो उसमें ड्रग के छोटे छोटे क्रिस्टल हैं वो डिजोल्व हैं हुए हैं, और फिर बाद में रीडिपोजिट हो जाएंगे लार्ज क्रिस्टल्स पर, ठीक है। पार्टिकल गेट्स बिगर, अब जो डिपॉजिट हो गए वो लार्ज क्रिस्टल पर, पार्टिकल बड़े हो गए, ठीक, और उनकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो गई, ये हुआ, ठीक है। कोई जैसे माना सिरप वगैरह है या सस्पेंशन है, तो जब हम उसे रख देंगे तो क्या होगा, जो लार्ज पार्टिकल हैं उन पर जो छोटे छोटे हैं पार्टिकल्स वो डिपॉजिट हो जाएंगे, इसलिए तो हम कहते हैं जो सिरप है या सस्पेंशन है वो शेक करके पीना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फेनोप्थेलिन डज बिहेव इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। अब फेनोप्थेलिन क्या है, हमारा इंडिकेटर है, ठीक, क्या है, इंडिकेटर है, एसिड बेस इंडिकेटर है, ठीक। अब फिनोप्थेलिन कैसा बिहेव कर रही है, सबसे पहले जानते हैं हम एसिडिक मीडियम में कैसा बिहेवियर रहेगा। तो फिनोप्थेलिन जो एसिडिक मीडियम में, सबसे पहले फिनोप्थेलिन इंडिकेटर है, मैंने बता दिया, पीएच इंडिकेटर है, और इसका जो कलर है वो कैसा रहेगा, अगर एसिडिक मीडियम होगा तो कलरलेस ही रहेगा, ठीक है। एसिडिक मीडियम में स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, इसका आयनाइज्ड ही रहेगा, जो मॉलिक्यूल होगा वो आयोनाइज्ड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और बेसिक मीडियम की बात करें तो कलर जो है
टर्न हो जाएगा पिंक कलर में, ठीक है, पिंक बन जाएगा कलर। स्ट्रक्चर की बात करें, डीप्रोटीनेशन अगर हो जाए, डीप्रोटीनेशन हो जाएगा, यानी डीप्रोटीनेशन का मतलब है जो प्रोटॉन है वो डिटैच हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है, प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन को बोलते हैं, ये अलग हो जाएंगे और चेंज कर देंगे स्ट्रक्चर को और कलर दिखाएंगे, इस कारण हमें कलर देखने को मिलता है पिंक, ठीक है। अब 8 क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, एग्जाम्पल के साथ बताओ। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है मिक्सचर होता है सेवरल पीएच सेंसिटिव डाइस, किसका? बहुत सारी पीएच सेंसिटिव डाइस का, है ना, डाइस का, ठीक है, डाई जो होती है जो चेंज करती है कलर को ओवर अ वाइड पीएच रेंज, है ना, एक पीएच रेंज के अनुसार वो कलर को चेंज करती है। जनरली कितना देखने को मिलता है? 1 से 14 होता है पीएच रेंज, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वाइड रेंज में चेंज कर देती है। क्या है? सबसे पहले समझो कि मिक्सचर है बहुत सारी डाइस का। कौन कौन सी डाइस का मिक्सचर है? कंपोजिशन में है इसका लिखा हुआ, ठीक है, थाइमोल ब्लू, मिथाइल रेड और ब्रोमोथाइमोल ब्लू, फिनोप्थेलिन, ठीक है, ये सारी जो डाइस हैं इसका मिक्सचर है ये, ठीक। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। डिफरेंस बताना प्राइमरी स्टैंडर्ड का और सेकेंडरी स्टैंडर्ड, क्या होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ठीक है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड ये वो सॉल्यूशन है जो बना होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस से, ठीक है, जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस होंगे, ठीक है, उनसे बना होगा ये सॉल्यूशन जो सेकेंडरी सब स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस से बना होगा। अब मेन बात इसमें ये है जो प्योरिटी होती है प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की वो वेरी हाई होती है, 99.9% प्योरिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, बहुत ज़्यादा प्योर ये नहीं होते, इनसे कम ही प्योर होते हैं, ठीक है, ठीक, इनसे कम ही प्योर होते हैं, किनसे? प्राइमरी से कम प्योर होते हैं सेकेंडरी, ठीक। जब भाई इनकी प्राइमरी की क्या है प्योरिटी ज़्यादा है तो ये बहुत कम, बहुत ही कम रिएक्टिव होंगे, ठीक है, वेरी लेस रिएक्टिव एंड नॉन रिएक्टिव भी होते हैं ये, ठीक है। मोर रिएक्टिव, ये क्या सेकेंडरी जो है मोर रिएक्टिव होंगे एज प्राइमरी स्टैंडर्ड, यानी थोड़े से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे इनसे, ठीक। अब जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है वो नॉन हाइग्रोस्कोपिक होंगे, ठीक है, नमी इसमें बिल्कुल भी नहीं होगी, जो मॉइस्चर है वो नहीं होगा इनमें, ठीक है, बिल्कुल भी। और इसमें स्लाइटली बहुत थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, मॉइस्चर बहुत थोड़ा थोड़ा होगा, ठीक है, प्रेजेंट बहुत कम अमाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, एक्सप्लेन लेबलिंग एंड डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है, वेरी शॉर्ट में है। लेबलिंग इफेक्ट क्या है देखते हैं। तो लेबलिंग इफेक्ट एक इफेक्ट है सॉल्वेंट का, किसकी प्रॉपर्टीज पर? एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज पर। ये कब होता है? ये जब होता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड जो है या बेस क्या होता है, दिखता है टू हैव द सेम स्ट्रेंथ, किसका? सेम स्ट्रेंथ का, है ना, जब दोनों की स्ट्रेंथ सेम हो जा एक गिविंग सॉल्वेंट में, तब होता है ये इफेक्ट, लेबलिंग इफेक्ट तब होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया है इन वाटर, वाटर में क्या होता है सारे एसिड्स हो, कोई सा भी हो, HCl हो, है ना, और कोई HNO3 हो, ठीक है, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं ये क्या होते हैं, ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं एंड प्रोड्यूस सेम हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, और प्रोड्यूस करते हैं सेम हाइड्रोनियम आयन, तो ये लेबलिंग इफेक्ट का एग्जांपल हो गया, ठीक। अब देखते हैं डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। अब डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट की बात करें तो इसमें क्या है, उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, अकर्स व्हेन सॉल्वेंट अलाउस डिफरेंट एसिड और बेस टू एग्जिबिट देयर इनहर्ट स्ट्रेंथ, है ना, ये कब होते हैं? तब होते हैं जब सॉल्वेंट जो है अलाउ कर देता है डिफरेंट एसिड और या बेस को दिखाने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को, ठीक है। जैसे कि माना एग्जांपल से समझो, ग्लाइसियल ग्लेशियल एसिटिक एसिड
HCl, HBr, HNO3। अगर हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड में बात करें किसकी, HCl, HBr, HNO3 की, तो ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते भाई, इसमें अपनी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है इनमें, तो इसलिए ये हो गया डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। ठीक है। 13 क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। डिफाइन नॉर्मलिटी। देखो नॉर्मलिटी तो आता ही आता है, लेकिन इसके साथ में मोलारिटी है ना, मोलारिटी बहुत ही सिंपल है, आप 11th 12th में पढ़ के आए हैं। मोलारिटी और मोलालिटी ये दोनों भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इन्हें भी आप देख लेना। नॉर्मलिटी तो मैं बता ही रहा हूं आपको, ठीक है। मोलारिटी सिंपल ही क्या हो गई, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, सॉल्यूट के, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मैं सिंपली लिख देता हूं, जो मोलारिटी है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स, है ना, सॉल्यूट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। ठीक। जबकि मोलालिटी, क्या, मोलालिटी एक एल का ही अंतर है, ठीक है, इसमें क्या होती है, वही सेम रहेगी ऊपर की चीज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ठीक है, क्या वेट आ जाएगा किलोग्राम में, इन सॉल्यूशन या ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये सिंपल है। ठीक, अब नॉर्मलिटी की बात कर लेते हैं। नॉर्मलिटी है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी एक यूनिट होती है कंसंट्रेशन की, जो एक्सप्रेस करती है, ठीक है, एक यूनिट है कंसंट्रेशन की, जो क्या एक्सप्रेस करती है, क्या दर्शाती है, जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, यानी कितने नंबर ग्राम इक्विवेलेंट्स, जो नंबर है ग्राम इक्विवेलेंट्स के सॉल्यूट के, किसका ग्राम इक्विवेलेंस होगा, सॉल्यूट का, वो प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, 1 लीटर जो सॉल्यूशन होगा उसमें। तो फॉर्मूला सिंपल है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सिंपल है। अब इसमें आगे क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ विल यू प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन फॉर 100 ml, ना कैसे प्रिपेयर करेंगे हम NaOH 0.1 नॉर्मलिटी NaOH सॉल्यूशन को 100 ml के लिए। ठीक है, 100 ml कर रहे होंगे प्रिपरेशन। तो अब देखो, अब हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट 40 आ जाएगा। तो 40 जब मॉलिक्यूलर वेट आएगा, किसी का ही पूछा हो आपसे, किसी का ही पूछ सकता है, वो ऑक्जेलिक एसिड का ही पूछ सकता है, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके फॉर्मूले में जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है प्लस करके कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, तो उसे निकाल लेंगे सबसे पहले। निकाल लिया मॉलिक्यूलर वेट, तो हमें समझना है जो मॉलिक्यूलर वेट आया है, जैसे ये मान लिया इसका 40 ग्राम है, ठीक है, NaOH का, तो ये कितने में डिजोल्व होगा, 1000 ml में डिजोल्व करेंगे, तब बनेगा सॉल्यूशन। इतना हो गया। लेकिन हमें चाहिए 100 ml का, है ना, हमें चाहिए 100 ml का। तो किससे डिवाइड कर दें हम, 40 को, 40 को किससे डिवाइड कर दें, 10 से डिवाइड कर दें। 10 से नहीं करें, 100 से करेंगे। ठीक, तो 0.4 की रिक्वायरमेंट होगी NaOH की, जो हम डिजोल्व करेंगे किसमें, 100 ml में डिस्टिल वाटर के। ठीक है, तो इससे ये स्टेप लिखने हैं बस, 2 स्टेप, जिससे कि जो 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन होगा प्रिपेयर हो जाएगा, और 100 ml के लिए, ठीक है, होगा ये सॉल्यूशन। अब 14 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस क्या है, और प्रिंसिपल बताइए पोलरोग्राफी का। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स हैं एनालिसिस के। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स जो है एनालिसिस के, हम इन्हें यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को, जैसे करंट, पोटेंशियल और चार्ज, है ना, इन्हें मेजर करते हैं। यानी किसी, जो कोई सैंपल होगा है, उसकी हम क्या मेजर करेंगे, करंट, पोटेंशियल एंड चार्ज
को, जिससे कि हम पता लगाएंगे कि कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है ड्रग कंपोनेंट की, है ना, एंड देयर इम्प्योरिटी, और कितनी इम्प्योरिटी है उसकी। ठीक है, ये पता लगाएंगे। दीज आर एज फॉलोअप्स, है ना, कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स हैं, पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री और पोलरोमेट्री, जो कि हमारे सिलेबस में है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है पोलरोग्राफी का? तो पोलरोग्राफी किस पर बेस्ड है? ग्रेजुअली इंक्रीजिंग वोल्टेज, है ना, धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं वोल्टेज, बढ़ते हैं। ठीक है, किस के बीच में अप्लाई किए जाते हैं? टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं हमारी, ठीक है, जो वोल्टेज हैं धीरे धीरे बढ़ते हैं, है ना, वन ऑफ विच इज पोलराइज, एक तो पोलराइज होगा इलेक्ट्रोड हमारा, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड बोल्स है एक, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड होगा वो नॉन पोलराइज होगा। ठीक है, एंड करंट फ्लोइंग बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, और जो करंट फ्लो होगा उसे हम मेजर करेंगे, ठीक है, करंट को, और फिर उसे रिकॉर्ड करेंगे, है ना, उससे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये था प्रिंसिपल, सिंपल है। 15 क्वेश्चन, प्रिंसिपल बताना है और एप्लीकेशन बतानी है डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन की, है ना। अब डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन होती क्या है? देखो, इसका जो प्रिंसिपल है, इन डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, है ना, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन जो होगा या प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन जो होगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा वो? नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, विच इज जनरेटेड इन situ बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। ठीक है, जो किसके द्वारा जनरेट होगा? एक रिएक्शन के द्वारा, सोडियम नाइट्राइट की और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे एक हम HCl। समझिए इसे, रिएक्शन से समझिए। एनालीन ले ली हमने, एनालीन क्या है? प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है। ठीक है, हो गया। इसके साथ निट्रस एसिड लिया, नाइट्रस एसिड, ठीक, NaNO2, और क्या लेंगे हम? एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे HCl। टेम्परेचर होगा 0 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर ये बना देगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा, ये यहाँ से क्या निकल जाएगा? H निकल जाएगा, और ये NCl है ना, ये, है ना, N और Cl यहाँ से, N यहाँ से, ठीक है, ये दोनों H निकल जाएंगे, एक की जगह N आ जाएगा, एक की जगह Cl आ जाएगा, और N पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी डेफिशिएंसी को दिखा रहा है। तो क्या बन गया हमारा? ये बन गया बेंजीन डाइजियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl एज अ प्रोडक्ट, और वाटर एज अ प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन, टू determine the quantity of the drug containing a primary aromatic amino group, है ना, क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए जो ड्रग्स, यानी उन ड्रग्स की जिनमें क्या है? प्राइमरी एरोमेटिक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक, या ऐसा कह सकते हैं अमाइनो ग्रुप, यानी एरोमेटिक अमाइनो ग्रुप, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइनो ग्रुप जो होगा उसे डिटेक्ट करने के लिए, है ना, या उसका पता लगाने के लिए। सिंथेसिस में डाइस एंड पिगमेंट की यूज़ की जाती है, रिएक्शन ये। और सिंथेसिस में किसकी? सल्फा ड्रग, है ना, जिसमें सल्फर प्रेजेंट होता है, यानी सल्फा कौन सी वाली है? सल्फेनिलामाइड। ठीक है, ये ड्रग। डिफरेंस देखते हैं हम को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन में, है ना, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, को और पोस्ट, मतलब बाद में, है ना, को मतलब उसी समय पर। देखते हैं हम प्रेसिपिटेशन ऑफ इम्प्योरिटीज एट द टाइम ऑफ सैंपल प्रेसिपिटेशन, है ना, जिस टाइम पर सैंपल प्रेसिपिटेट हो रहा होगा उसी टाइम पर अगर इम्प्योरिटीज भी प्रेसिपिटेट हो जाए उसी के साथ में, तो उसे बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे को प्रेसिपिटेशन। जबकि पोस्ट प्रेसिपिटेशन किसे बोलेंगे? उसे बोलेंगे प्रेसिपिटेशन ऑफ इम्प्योरिटीज आफ्टर सम टाइम ऑफ द सैंपल प्रेसिपिटेशन, यानी सैंपल प्रेसिपिटेट हो गया है और उसके बाद में इम्प्योरिटीज का प्रेसिपिटेशन हो रहा है उसके ऊपर, तो उसे बोलेंगे पोस्ट प्रेसिपिटेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टाइम, जैसे समय बढ़ेगा तो को प्रेसिपिटेशन डिक्रीज होगा, और जैसे समय बढ़ेगा ऐसे ही हमारा पोस्ट प्रेसिपिटेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंक्रीज विद एजिटेशन ऑफ सॉल्यूशन, डिक्रीज विद एजिटेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना, एजिटेट करेंगे अगर सॉल्यूशन को हम, ठीक है, हीट अप करेंगे तो क्या होगा?
ये जो कॉपर प्रेसिपिटेशन है ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जो पोस्ट प्रेसिपिटेशन है वो डिक्रीज होगा। ठीक, ये देखो ए पार्ट और बी पार्ट ऐसा नहीं है दोनों पार्ट क्वेश्चन में पूछे जाएं, है ना, अलग अलग आएंगे क्योंकि 2 मार्क्स के हैं भाई। ठीक है, आप इनमें 3-3 पॉइंट, अगर छोटे छोटे पॉइंट है तो 3-3, नहीं तो 2-2 पॉइंट लिख देना। ठीक है, मैंने ये बी पार्ट इसलिए बना दिया है, इसी के साथ में हो जाएगा, ये डिफरेंस का टाइप है, इसलिए अलग अलग भी अलग अलग पूछे जाएंगे। ठीक है, या ये या वो या दोनों। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन के रूप। बी क्या है, डिफरेंस बताओ मास्किंग एजेंट में और डीमास्किंग एजेंट में, है ना। नाम से ही समझ आ रहा है भाई, हम मास्क क्यों लगाते हैं, चेहरे को ढकने के लिए। उसी तरह से जो मास्किंग एजेंट है ये वो रिएजेंट है जो प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं इंटरफेयर करने से आयंस को, जो आयंस होते हैं उनके इंटरफेरेशन से बचाते हैं रिएक्शन को, यानी रिएक्शन हो रही है हमारी, ठीक है, कोई इम्प्योरिटी वगैरह आ गई, रिएजेंट आ गए, या फिर उसमें ही कोई वो लिया हमने, ठीक है, कुछ लिया है, मतलब जो क्या कर सकता है, जो एक जैसे कड़वा टेस्ट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें। तो अगर हम इन्हें मास्किंग एजेंट को डालेंगे तो वो उस वाले जो एजेंट होगा उसे, या आयंस होंगे, उन्हें क्या कर देंगे, प्रिवेंट कर देंगे रिएक्शन से, जिससे कि वो अपना इफेक्ट शो ना कर पाए। ठीक है, विदाउट फिजिकल सेपरेशन, बिना किसी फिजिकल सेपरेशन के, है ना, केमिकली होगा ये सब काम। तो मास्किंग एजेंट जो है रिएजेंट है जो प्रिवेंट करते हैं किसके, इंटरफेयरिंग को, आयंस के रिएक्शन से, बिना किसी फिजिकल सेपरेशन के। तो एग्जांपल KCN हो गया, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड, फ्लोराइड और आयोडाइड एग्जांपल है। डीमास्किंग एजेंट, भाई डी लग गया आगे, डी लग गया, जो हमने मास्किंग करे हैं एजेंट, अब ठीक है, मास्किंग एजेंट यूज कर रहे हैं, इसी को हटाने के लिए, ठीक है, प्रोसेस को बैक करने के लिए डीमास्किंग एजेंट्स का यूज किया जाता है। जैसे लिखा है, डीमास्किंग एजेंट्स आर रिएजेंट इन विच मास्किंग सब्सटेंस रिवर्स बैक टू इट्स एबिलिटी टू टेक पार्ट इन द रिएक्शन। ठीक है, यानी हमें अगर डीमास्किंग करना है, हमने एक बार मास्किंग कर दिया और हमें उसका इफेक्ट चाहिए, ठीक है, तो हमें डीमास्किंग एजेंट का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि वो मास्किंग सब्सटेंस को रिवर्स बैक कर सकें, वापस उसकी एबिलिटी को ला सकें रिएक्शन में। एग्जाम्पल है मास्किंग एजेंट का मिक्सचर किसका, फॉर्मल्डिहाइड का और एसिटिक एसिड का। ठीक, 17 क्वेश्चन, राइट वेरियस सॉल्वेंट्स यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन, है ना, नॉन एक्वस जिसमें वाटर इन्वॉल्व ना हो, वो वाली टाइट्रेशन। तो इसमें इस टाइप की टाइट्रेशन में है ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, लेकिन एक होती है एक्वस, एक नॉन एक्वस। नॉन एक्वस का मतलब है विदाउट वाटर, यानी वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट नहीं है भाई, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज होंगे। जैसे कौन कौन से सॉल्वेंट यूज होंगे यहाँ पर नॉन एक्वस टाइट्रेशन में, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, है ना, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, प्रोटॉन का डोनेशन का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो वो हो गया प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। एसिटिक एसिड एग्जांपल हो गया। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, प्रोटो यानी प्रोटॉन, फिलिक मतलब लविंग, है ना, अट्रैक्शन होगा यहाँ पर, है ना, किसका, प्रोटॉन का, तो ये सॉल्वेंट हो गया प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। एग्जाम्पल में है लिक्विड अमोनिया, ठीक, लिक्विड अमोनिया। एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये इनर्ट सॉल्वेंट है भाई, है ना, इनमें कोई चार्ज ही ना होगा, इनर्ट होंगे। एग्जाम्पल बेंजीन हो गया। एम्फी एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो ऐसे सॉल्वेंट हैं जो एसिडिक नेचर भी रखेंगे अपना और बेसिक नेचर, उनमें दोनों नेचर होंगे। ठीक है, एल्कोहल एग्जाम्पल हो गया, एल्कोहल के साथ, ठीक है, कुछ इसका सब्स्टिट्यूशन भी यूज होगा, मैंने आधा लिखा एग्जाम्पल, देख लेना। 18 क्वेश्चन, गिव द प्रिंसिपल ऑफ बोलार्ड्स मेथड। बोलार्ड साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में अपना मेथड बताया था, ठीक है, पहला था मोहर्स, दूसरा था बोलार्ड्स मेथड, है ना। तो बोलार्ड्स मेथड की बात करेंगे, उसके प्रिंसिपल की, तो क्या था ये, अब प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, एक प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इन विच, जिसमें जो सिल्वर आयन होंगे वो प्रेसिपिटेटेड, किसे प्रेसिपिटेट कर देंगे, SCN यानी थायोसाइनेट आयंस को प्रेसिपिटेट कर देंगे, किसकी प्रेजेंस में, Fe थर्ड आयंस की प्रेजेंस में, ठीक है, Fe थर्ड आयंस की प्रेजेंस में, यानी फेरिक थर्ड आयंस की प्रेजेंस में है, ठीक है।
इंडिकेटर होगा ये इंडिकेटर यूज करेंगे हम। Fe थर्ड आयन इंडिकेटर एसिडिक मीडियम में। देखो रिएक्शन लिखिए सिंपली, है ना। सिल्वर आयन प्लस थायोसाइनेट आयन, है ना, AgSCN दे दिया। अब एंड पॉइंट पे क्या होगा, ये जो AgSCN होगा इसमें हम क्या मिलाएंगे, प्रेसिपिटेट मिलाएंगे FeI3, जब तो भाई एंड पॉइंट आएगा हमारा। Fe थर्ड आयन इंडिकेटर डालेंगे, सॉरी प्रेसिपिटेट नहीं, इंडिकेटर डालेंगे तो जो एंड पॉइंट देगा हमारा, ठीक है, डाल दिया। तो क्या बना लिया इन्हें, रेडिश ब्राउन कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है। ये FeSCN2+ बनाएगा, जो रेडिश ब्राउन होगा, कलर से हम पता लगा लेंगे, रेडिश ब्राउन कलर आ जाएगा कि ये बन गया है। इट इज यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस एंड हैलाइड्स आयन। अब ये जो क्या था, बोलार्स मेथड यूज किया जाता है पता लगाने के लिए कंसंट्रेशन किसकी, सिल्वर आयंस की और हैलाइड्स आयन की। सिंपल है। 19 क्वेश्चन, इंडिकेटर क्या है भाई, इंडिकेट जो किसी चीज को इंडिकेट करे वो इंडिकेटर, सिंपली। अब यहाँ पर केमिकली कैसे, इंडिकेटर इज अ केमिकल कंपाउंड या डाई भी बोल सकते हैं या केमिकल कंपाउंड, है ना, that changes its color in response to a change in pH। ये चेंज कर देगा कलर रेस्पॉन्स देते हुए कि चेंज हुआ है पीएच में, या तो पीएच में चेंज होगा या रिडॉक्स स्टेट में चेंज होगा या स्पेसिफिक आयन का चेंज होगा, ठीक है। अगर इन चीज़ों में चेंज है तो वो इंडिकेट कर देगा एक तरह से, तो वो हो गया इंडिकेटर, ठीक। इट इज यूज टू डिटेक्ट एंड पॉइंट इन टाइट्रेशन, ठीक है, बहुत सारी तरह की टाइट्रेशन होती है जो यूज की जाती है डिटेक्ट करने में एंड पॉइंट। किसका रोल है वो, इंडिकेटर का, इंडिकेटर यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल है इंडिकेटर के, फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज, इरो इरियोक्रोम ब्लैक टी, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं इंडिकेटर। डिफाइन द टर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सिंपली पढ़ते आ रहे हैं हम यार 11-12 से, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन सबसे पहले एडिशन ऑफ, क्या पढ़ा था हमने, सिंपली डेफिनेशन जो पढ़ी थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, ये पढ़ी थी। लेकिन अब हम थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, ये भी आपने पढ़ी है तो हम ये नहीं लिखेंगे, इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे 2 पूरे, ठीक है, 2 में से अगर आप ऐसे लिखेंगे तो 1 मार्क्स से मिलेंगे, लेकिन अब थोड़ी सी ऊंची डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी हमें। ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या इंक्रीज है किसमें, ऑक्सीडेशन नंबर में, ठीक है, स्टैंडर्ड वे में लिखना पड़ेगा। रिडक्शन क्या है, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का बढ़ना, गेन हो जाना, ठीक है, या डिक्रीज होना ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये है हमारा रिडक्शन, ठीक है। 21 2 क्वेश्चन बचे हैं लास्ट के, ठीक है, देख लेते हैं ये भी। डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविमेट्री एनालिसिस। अब ग्रेविमेट्री एनालिसिस का प्रिंसिपल देखना, ग्रेवी वेट से रिलेटेड, है ना, मेट्री मतलब टाइट्रेशन कहें या आप मेथड कहें, ठीक है। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डेट इट इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ आयंस, है ना, इसमें क्या होता है, आयंस का कन्वर्जन होता है और एलिमेंट्स का, टू इट्स प्योर फॉर्म, अपनी प्योर फॉर्म को, क्यों, क्योंकि हम प्रेसिपिटेशन करेंगे, उसका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करेंगे जिसकी वजह से आयंस का कन्वर्जन होगा, जिससे कि हम इजीली उसका वेट करेंगे और क्वांटिफाई करेंगे। क्वांटिफाई मतलब उसके वेट का पता लगा लेंगे, उसके अमाउंट का पता लगा लेंगे कितना प्रेजेंट है, ठीक है। ये भी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है जिससे कि हम डिटरमाइन करते हैं ड्रग के वेट को, ठीक है, कितनी प्रेजेंट है उसमें, है एनालिसिस में, एनालिसिस मेथड के थ्रू, ठीक है। क्या क्या स्टेप हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इसमें, एक तो सैंपल की प्रिपरेशन करनी होगी सबसे पहले हमें, प्रेसिपिटेशन करेंगे उसका, है ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कराएंगे, फिर डाइजेशन ओस्टवाल राइपनिंग प्रोसेस होगा, उसके बाद फिल्टरिंग करेंगे, फिल्टर करेंगे, ठीक है, वॉशिंग करेंगे, फिर जो फिल्टर करा है रेसिड्यू आया है जो हमारे पास उसे वॉश करेंगे, उसे ड्राई करेंगे, ठीक है, ड्राई करने के बाद उसका वेट करेंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे। सिंपल है, पता चल जाएगा कैलकुलेशन करके कितना वेट आया, ठीक। 22 लास्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ये, एक्सप्लेन एसिड एंड बेस एज पर अर्हेनियस थ्योरी, है ना, अर्हेनियस थ्योरी की बात करें तो एसिड क्या है,
आपने 3 थ्योरी पढ़ी होंगी, एक तो एरेनियस थ्योरी थी, एक कौन सी थी हमारी ब्रोंस्टन लॉरी थ्योरी, ठीक है, और तीसरी थी हमारी ल्यूज थ्योरी है। तो यहाँ पे पूछा है एरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताओ कि एसिड बेस क्या है। तो एसिड क्या है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, एक सब्सटेंस है जो डिसोसिएट करता होता है वाटर में और प्रोड्यूस करता है क्या हाइड्रोजन आयंस को, यानी जो हाइड्रोजन आयंस को दे वाटर में अगर उसे हम डालें तो हाइड्रोजन आयंस को दे तो वो होगा एसिड। बेस क्या होगा, बेस वो होगा जो OH आयंस को दे, हाइड्रोक्साइड आयंस को दे डिसोसिएट करने पर वाटर में, ठीक है, वो बेस होगा। है ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो पढ़ लिया हमने। अब पूछ सकता है भाई वो 2 थ्योरी जो बची उनमें से ही पूछ सकता है, ठीक। तो ब्रोंस्टन लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग, ब्रोंस्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो एसिड हैं वो हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, किसे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और बेस वो हैं जो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं पेयर को, किसके, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करेंगे वो बेस, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करेंगे वो एसिड, ब्रोंस्टन लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक। अब थर्ड थ्योरी है ल्यूज थ्योरी, ल्यूज है ना। तो एसिड क्या है इसके अकॉर्डिंग, प्रोटॉन डोनर, जो डोनेट करेंगे प्रोटॉन को, H पॉजिटिव को प्रोटॉन बोला जाता है, ठीक है, जो इसे डोनेट कर दे वो एसिड। और बेस क्या है, जो H पॉजिटिव आयन को क्या कर दे, एक्सेप्ट कर ले, वो बेस है। सिंपल ही था फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनमें से कम 7 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही एटलीस्ट, ठीक है। जहाँ तक मैंने ये आपके प्रीवियस ईयर से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, ठीक है, क्वेश्चन निकाले हैं जिससे कि एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आए, ठीक है। कोशिश की है मैंने, पूरी वीडियो देखना, अच्छे से समझना, ठीक है। आप लोग वीडियो पूरी वॉच नहीं करते हैं, इसी वजह से वीडियो बनाने के लिए मन नहीं करता है मेरा, ठीक है। अगर सही रेस्पॉन्स रहा तो और भी सब्जेक्ट की हम वीडियो लाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।